एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, अब हम इसी डाइल्यूटेड ईपीएस को कॉन्सेप्ट के समझने के बाद हम उसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो एक आपके सामने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है जिसके अंदर आपने बेसिक ईपीएस भी निकालनी है और ऑल टुगेदर डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालनी है। पर अगेन मैं आपको एम्फेसाइज करूँ कि डाइल्यूटेड ईपीएस इज़ नॉट द एक्चुअल पोजिशन, वो व्हाट इफ सिनेरियो है। अच्छा, व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब ये है कि अगर ये हो जाता तो ईपीएस ये हो जाती, जस्ट टू मेक योर शेयर होल्डर्स अवेयर अबाउट इट, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पर अगेन जब आप बेसिक ईपीएस की वर्किंग कर रहे होंगे तब आप सोचेंगे ही नहीं कि आपके पास कोई पोटेंशियल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। खैर, इस सवाल के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिक्वायरमेंट के अंदर वो बोल रहा है कंप्यूट करके दें बेसिक ईपीएस पर शेयर और फिर आप नोट बना के दें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा। और डाइल्यूटेड ईपीएस भी हम कह रहे हैं कि इसमें होगा क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट में सिर्फ डाला नहीं है। तो हमने कहा खैर सबसे पहले आप उठा लें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा भाई, मैं सवाल में गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ रहा है भाई 5 मिलियन का। इसमें से मैं लेस कर दूं क्यूमुलेटिव का रिटर्न। अच्छा भाई साहब, आपको कैसे पता? भाई मैंने सवाल बनाया, मुझे पता है इसमें क्यूमुलेटिव का रिटर्न है। तो हमने कहा 10% इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो अमाउंट है, सही जी, वो 2 मिलियन की है। अच्छा, 2 मिलियन के ऊपर 10% का रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन। तो मैंने कहा 10% का रिटर्न, सही है जी, 2 मिलियन के ऊपर आ गया 2 लाख। तो आपके पास ये आ गया सर प्रॉफिट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो हमने कहा सर ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट आ गया और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि 2 मिलियन इंटू 10%। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अच्छा, अब जब मैं सवाल को देखता हूँ तो उसमें लिख के देता है शेयर कैपिटल एज एट 31 दिसंबर 2018 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ भाई और ₹10 ईच वर ₹3 मिलियन, यानी 3 मिलियन का लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। तो इस साल का क्या हो जाएगा ओपनिंग, क्योंकि आपने 2019 पे काम करना है। तो आपने सिंपली क्या किया, अब आपने कैलकुलेट करना है सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पर अगेन बिफोर यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो आपने करना क्या है सर? आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले देख लेना बोनस और राइट टू नहीं है, ताकि आप फैक्टर निकाल के अकॉर्डिंगली इसको ईजिली इनकॉर्पोरेट करें। तो यहाँ पे देखूं तो मार्च के अंदर, मार्च 1 2019 के अंदर 5% का बोनस है। तो मैंने कहा सर ये हो गया 1.05। अच्छा, इसके बाद हमने कहा फर्दर इशू है। तो याद रखिएगा फर्दर इशूज़ के बाद हुआ है, तो इस फर्दर इशू के ऊपर आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि वो इवेंट वाइज बाद में। अच्छा, इसके बाद देखूं कि फाइनल डिविडेंड जो 2019 का है वो जाहिर सी बात है वैसे ही नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, वो इस साल आएगा ही नहीं, वो अगले साल जाएगा, फाइनल डिविडेंड है। अच्छा भाई, इसके बाद कंपनी के पास डिबेंचर हैं 2.5 मिलियन की अमाउंट का। एक डिबेंचर कितने का इशू किया गया था? 20 का, जिसपे 10% का रिटर्न है। और ये डिबेंचर जो इशू किए गए थे वो 3 साल पहले, यानी इस साल इस डिबेंचर के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट आपके इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये रहा, इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट है। अब जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो आप अपने शेयर होल्डर को बताएंगे कि अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो पूरे इंटरेस्ट की बचत हो जाती, पर वो भी आफ्टर टैक्स, और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते। अच्छा सर, अगर वो कहता है ये डिबेंचर इसी साल इशू हुए हैं जुलाई में, तो आपका इंटरेस्ट कितने महीने का होता है? 6 महीने का। तो एड बैक भी 6 महीने होता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी पूरे नहीं आते, 6 महीने के ही आते। और अगेन रिपीट कर दूं, जब आप अर्निंग्स में ऐड कर रहे होते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर रहे होते हैं तो वहां पे ये नहीं सोचना कि अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो उस पर बोनस भी मिलता तो राइट भी मिलता, ये नहीं है। व्हाट इफ सिनेरियो में बस इसका इंपैक्ट, दैट्स इट। कन्वर्ट हो गया, बोनस भी मिलता, ये सारी चीजें वो बना करता है। वो बोलता है सिर्फ इस वाले इंस्ट्रूमेंट का इंपैक्ट बताओ इन इट्स इंडिविजुअलिटी, दैट्स इट। क्लियर है? तो खैर, हमने कहा इसके बाद सर अगर हम देखें तो कोई राइट इशू नहीं है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? सिंपली ये कर सकते हैं कि सर ओपनिंग शेयर्स आपके पास कितने हैं? सर हमने कह दिया अगर 3 मिलियन को 10 से डिवाइड करूं तो 3 लाख आ गया इंटू 1.05 इंटू 12/12। तो आपने कहा कि सर ये आ गया हमारे पास 3 लाख इंटू 1.05 इंटू 12/12, ये आ गया 3,15,000। ऐसा ही है सर। अच्छा, आपने कहा कि बोनस तो ऊपर इनकॉर्पोरेट हो गया, तो इवेंट वाइज अगर मैं देखूं तो कंपनी ने फर्दर इशू कब किया है? सर जुलाई में किया हुआ है। तो मैंने कहा जुलाई 1 के ऊपर अगर 2019 पे फर्दर इशू है तो वो कितने का है? सर आपने कहा 2 मिलियन
को डिवाइड कर दूं अगर मैं 25 से, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने 25 रुपए का एक शेयर इशू किया था और अमाउंट इतनी आई है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। तो अगेन मैं इसे समझने के लिए यहाँ पे 2 मिलियन डिवाइड बाय 25 करूं तो मैंने 80,000 शेयर इशू किए हैं। तो सर 80,000 शेयर्स अगर इशू किए हैं तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज आया, दे नीड टू लुक एट दिस लाइक कि भाई इसके आगे मैंने कितना कमाया। तो ऑन एवरेज देख लें आप, तो हमने ये कहा कि भाई ये आ जाएगा 6/12 जस्ट बिकॉज ऑफ द जुलाई थिंग। तो हमने कहा पहले इसको हम 6/12 कर लें, सही है जी। और हमने कहा कि भाई ये हो गया हमारे पास 2 मिलियन डिवाइड बाय 25, तो ये आ गया 40। खैर जब हमने इसको सम किया तो ये आ गया 355। ये आ गया सर हमारे पास क्या, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आ गया सर, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया हमारे पास 355 के। खैर अब हमने ये कहा कि सर जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं तो हमने कहा कि यहाँ पे रखें अर्निंग्स, यहाँ पे रखें वेटेड एवरेज शेयर्स, सही है जी। और यहाँ पे आ गई EPS। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिक EPS की। अच्छा, बेसिक EPS के अंदर आपको बेसिक की अर्निंग चाहिए, ये वेटेड एवरेज आ गई ये, तो आपकी एक शेयर की प्राइस आ गई 13.52 पर शेयर। बेसिकली एक शेयर होल्डर इतना कमा रहा है, बेसिकली एक शेयर होल्डर इतना कमा रहा है, सही जी। ये तो क्लैरिटी के साथ बात आ गई। फिर हमने कहा इम्पैक्ट ऑफ डिबेंचर। अगेन ये इम्पैक्ट ऑफ डिबेंचर व्हाट इफ है। आपको क्या ये मालूम थी ना बात जो मैंने ऊपर भी बताई थी कि इस 5 मिलियन में से, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था, हाईलाइट हटा दिया, इस 5 मिलियन में से 2.5 मिलियन पे 10% का इंटरेस्ट माइनस हुआ है। होना भी चाहिए था, क्योंकि सब कुछ बांटने के बाद जो शेयर होल्डर के पास बच रहा है वो अर्निंग है ना उनकी, तो उस पर बेसिकली EPS बता दी। पर अब हम बता रहे हैं कि अगर हम 2.5 मिलियन पे 10% का रिटर्न दें तो वो बनता है 2.5 लाख रुपये। पर अगर ये बचत होती तो टैक्स रेट कितना है सर, टैक्स रेट हमारे पास 25% है, तो टेक्निकली नेट बचत कितने की होती, 75% की। तो मैंने कहा इसके अंदर मैंने ये ऐड कर लिया। अच्छा, अब सिर्फ ये इंटरेस्ट की बचत होती या वो भी प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते। तो दो इम्पैक्ट्स है ना, एक तो अर्निंग्स की बचत होती है और नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज होते। तो मैं कहता हूँ कि भाई वो अर्निंग्स में इतनी बचत कराते, फिर ये शेयर होल्डर भी आ जाते, तो जो भी बचा कुचा पैसा है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो EPS क्या हो जाती, कम हो जाती। लॉजिकल सी बात है। तो हमने कहा 2.5 मिलियन को, सही जी, 2.5 मिलियन को अगर मैं डिवाइड करूं 20 से, क्योंकि एक डिबेंचर कितने का है, 20 का है, तो मुझे ये पता लग गया 1,25,000 डिबेंचर मैंने इशू किए हैं। और एक एक डिबेंचर कितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होगा सर, 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो हमने कहा सर इसको जब इससे प्लस किया तो इसको इससे डिवाइड किया तो सर हमारी EPS ऑल टुगेदर 6.83 पे आ गई है। इसको हम कहते हैं सर डाइल्यूटेड EPS। तो सर हमने सिंपल ये बता दिया कि अगर इस साल ये हो जाता तो ये एक तो बचत हो जाती और ये नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन फिर इनकी अकॉर्डिंगली होती। बट अगेन मैंने इसको 12/12 ही अज्यूम किया डे 1 से। ये अगर इस साल इशू होते तो हम कहते हैं मैक्सिमम ये अगर जुलाई में भी कन्वर्ट होते, क्योंकि इशू इस वक्त है ना, इशू हुए उसी वक्त में उसने मांग लिए, तो फिर हम डे 1 से कंसिडर करते हैं इसको। क्लियर है। तो इस केस में क्योंकि उसने लिख के दिया कि 3 इयर्स बैक की कहानी है, तो हमने इसको ऑल टुगेदर शुरू से ही अज्यूम किया है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप इसको सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन से मैच करें। मैं आगे ही प्रैक्टिस कराता हूँ। जज़ाकल्लाह।